हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए मैं केमिस्ट्री के हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन क्लास सेकेंड ईयर के जो चैप्टर हैं उसका मैं आपको रिवीजन कराता हूं। जो बोर्ड एग्जाम में टेस्ट पेपर में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। और मैं इस सीरीज एग्जाम का सीरीज चला रहा हूं और पर डे आपको एक एक चैप्टर का सीरीज मैं कराऊंगा, तो आपको इससे बेनिफिट होगा। और अगर आपको चैप्टर से कुछ बेनिफिट होता है, इस लेक्चर से कुछ बेनिफिट होता है, तो लेक्चर को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, दूसरे बच्चों को भी सब्सक्राइब दीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए ताकि उन बच्चों को भी इससे बेनिफिट हो। तो चलिए हम आते हैं सीधे सीधे अपने सवाल पे। और सबसे पहला जो सवाल आपका यहाँ पे दिख रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल विथ हैलोजन एसिड। देखो, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि हैलोजन एसिड का जो रिएक्टिविटी कह रहा है, मतलब कि जो आपका CH3 है, ठीक है, जो आपका CH3 है, यहाँ पे CH2OH है, ये CH2OH है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हैलोजन एसिड से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो 2 डिग्री दिया हुआ ये वाला देख लीजिए, ये दिया है CH3 CH2 CH, यहाँ पे CH3 आपका, ये आपका OH है और यहाँ HAX है, इस तरीके से। तीसरा वाला बेटा जो दिया हुआ है आपका, ये जो तीसरा वाला दिया हुआ है इसमें आपका CH2 है और ये डिग्री आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिग्री है आपका वो आपका 3 डिग्री है। तो एक बात आप जरा ध्यान दे सकते हो, दिस इज अ 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल एंड दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब आप जानते हो कि यहाँ पे जो रिएक्टिविटी होता है सबसे अच्छे से, सबसे पहले सबका प्रोटोनेशन करा दो भैया। लोन पेयर इसके पास है, ये प्लस और ये माइनस, तो ये आपका प्रोटोनेशन हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये भी प्रोटोनेशन होगा, ये भी आ जाएगा। यहाँ पर भी आप जब प्रोटोनेशन कराओगे, ये लोन पेयर है, इस प्लस पे जाएगा, तो सबका प्रोटोनेशन होगा। अब आपको ये देखना है कि सबसे स्टेबल जो कार्बोकैटायन बनता है वो कहाँ बन रहा है। तो एक बात आप जानते हो कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन से और 1 डिग्री कार्बोकैटायन से, ये आपका फंडा होता है। तो देखो, यहाँ पे जब आप निकालोगे वाटर तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, यहाँ निकालोगे तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, यहाँ निकालोगे तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा। अब प्लस चार्ज डेवलप करने के बाद अब देखो कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल आपको देखने को मिल रहा है ना। तो देखो, ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है और ये आपका क्या है, 3 डिग्री है। तो इसके अकॉर्डिंग तो आप देख सकते हो कि ये आपका 3 डिग्री दिख रहा है, एक मिनट, ये आपका 3 डिग्री दिख रहा है, ये आपका कौन सा डिग्री दिख रहा है, 2 डिग्री, और ये बेटा आपका 1 डिग्री दिख रहा है। इसका मतलब कि ये OH निकलेगा तो यहाँ 3 डिग्री बनेगा। इसके अकॉर्डिंग देखो, C वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर B और A सबसे, यानी आपका जो B वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना है बेटा। इसका जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात हो रही है यहाँ पे। तो जितना जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा, ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया, तो ये पूरी बात आपको मैंने बता दिया। अब आ जाइए दूसरे वाले सवाल पे। तो दूसरे वाले सवाल पे जब आओगे तो देखो क्या होगा, ये इसको हटा दीजिए ताकि मैं आपको फिर से न्यूमेरिकल यहाँ पे मतलब सवाल समझा सकूं। ठीक है, तो देखो दूसरे में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द वाई, वाई आपको बताना है। वाई का मतलब क्या है, यहाँ वाई लिखा हुआ है। तो एक बात देखो, एक बात देखो, ये आपका क्या है, पूरी डिटेल में आपको बताया भी हूँ। ये आपका बेटा एनिलीन है ना, और यहाँ पे आपका जो रिएजेंट डाला गया है NaNO2 फॉलोड बाई HCl हीटिंग करने के लिए। तो आप एमीन में पढ़े होंगे डायोटाइजेशन होता है ना, N2 प्लस और Cl माइनस। एक्चुअली ये जो है HNO2 देता है, ये क्या देता है, HNO2। ठीक है, डायरेक्ट हम HNO2 ले नहीं सकते हैं क्योंकि थोड़ा अनस्टेबल होता है, इसीलिए इनडायरेक्टली NaNO2 और HNO2 लेकर के यहाँ से NaCl देख लो। NaNO2 और HCl जब रिएक्शन कराओगे तो देखो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, मतलब NaCl will remove out and after that HNO2 will form। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ना लेकर के HNO2 इस रूप में ले लेते हैं, बात वही होती है।
अब यहाँ पर एक बात आप देखो क्या कह रहा है, Cu2Cl2 लिखा हुआ है। तो एक बात बताओ, आप सेंडमेयर रिएक्शन पढ़े होगे ना। तो सेंडमेयर रिएक्शन क्या कहता है, सेंडमेयर रिएक्शन ये कहता है कि ये जब रिएक्शन करेगा तो ये Cl निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा और N2 बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन मिलने वाला है वो सेकंड का ए मिलने वाला है, यानी क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, है ना। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाइए, थर्ड सवाल पे आ जाओ। तो थर्ड सवाल पे बेटा क्या करना है, ये देखो क्या कह रहा है, टॉलुइन रिएक्ट विथ हैलोजन। भैया सिंपल सी बात है, टॉलुइन आपका ये हो गया, चलो ठीक है बहुत सही, ये आपका टॉलुइन हो गया। किससे रिएक्शन कर रहा है, ये हैलोजन से रिएक्शन कर रहा है। चलो मैंने यहाँ ले लिया Cl2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ठीक है, यहाँ देखो लिखा आयरन थर्ड क्लोराइड गिव आर्थो पैरा हैलोजन कंपाउंड। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे CH3 तो है ही है और यहाँ पर Cl बना रहा है, और इसी तरीके से ये आपका जो दे रहा है बेटा वो दे रहा है पैरा, ये होगा आर्थो और ये होगा पैरा। तो कह रहा है कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है। तो एक बात बताओ, अगर ये FeCl3 नहीं होता, यहाँ पे मान लो कुछ ऐसे होता, सनलाइट लगा देता और Cl2 यहाँ लिखा होता, तब तो आप अच्छी तरीके से जान रहे हो कि CH2Cl का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पे देख लो कि जो Cl है, ये FeCl3 जब रिएक्शन करेगा इसके साथ, तो ये क्या करेगा, ये इसको खींचेगा, खींचने के बाद क्या करेगा, Cl प्लस बना लेगा और यहाँ पर FeCl4 माइनस बना लेगा। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका क्लोरोनियम आयन। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक, इस वाले सेंटर पे जो हाइड्रोजन है और पैरा पोजीशन में जो हाइड्रोजन है उसको हटा करके क्या लगा दिया गया, Cl लगा दिया गया है। तो सिंपल सी बात है कि हमारा ये क्या कहलाएगा, ये जो थर्ड वाला होगा वो कहलाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पढ़ाया हूं मैं अच्छी तरीके से। तो ये कहानी है। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल को देखा जाए, देखिए ध्यान से, ये आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज। यार भैया चौथा सवाल में तो सीधे सीधे आपको डेंसिटी क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। तो हम सीधे सीधे ए की तरफ चलेंगे। सीधे सीधे समझ लीजिए कि जो आपका डेंसिटी होता है, जो आपका डेंसिटी होता है बेटा, वो आपका मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। तो इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है भाई, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, आप जानते भी हो। तो यही कुछ यहाँ पर दिखे हैं, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे देखो, अब बेंजीन तो सबके पास है, बेंजीन सबके पास है, सिर्फ Cl को देखो, यहाँ 2 Cl है तो मास तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर भी 2 Cl है, तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा, एक्चुअली ये सिमेट्रिकल होता है। ये क्या होता है बेटा, सिमेट्रिकल होता है, और सिमेट्रिकल होने की वजह से ये क्या होता है कि क्रिस्टल में फिट हो जाता है, क्रिस्टल में फिट हो जाता है, और फिट होने से उसकी सिमेट्रिकल नेचर से समझो, सिमेट्री की वजह से इसकी बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जो डेंसिटी होता है वो ज्यादा आपको दिखाई देने लगता है। ठीक है, सबको सब ये बात समझ में आ रहा है। ये आपका चौथा वाला सवाल में आपका ये है। अब देखो डेंसिटी जो है, डेंसिटी पूछ रहा था भाई, एक बात देखो, दोनों में Cl दिख रहा है, तो डेंसिटी तो सीधे मास पे आ जाएगा, मास की बात कर रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं कुछ अगर मान लो यहाँ पे हम आई लगा दें, अगर यहाँ पे हम आई लगा दें तो हो सकता है, क्योंकि आई है तो मास बढ़ जाएगा इसका, तब जाके ये फोर्थ वाला ऑप्शन मुझे सही दिखाई देगा। अदरवाइज थोड़ी दिक्कत है इसमें। अब देखो यहाँ 2 क्लोरीन है तो चलो मास बढ़ेगा, यहाँ एक ही क्लोरीन है मास कम होता जाएगा, यहाँ एक भी क्लोरीन नहीं है। बेंजीन तो सब में कॉमन है, बेंजीन को तो कोई फंडा हम लोगों को लेकर के नहीं चलना है। ठीक है, तो ये कहानी होता है। तो ये आपका हम चलेंगे ए के साथ। ठीक है, जो आंसर आपका होगा वो ए के साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। अब आगे में आपको आ जाएंगे हम लोग
फोर्थ के बाद फिफ्थ सवाल पे आ जाओ, फिफ्थ वाले पे आ जाओ। फिफ्थ में क्या कह रहा भैया, कह रहा रेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट की इंक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, एक बात आप बताओ, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ब्रांचिंग के क्या होता है, इनवर्स होता है। भैया ब्रांचिंग अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसकी कम होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि सरफेस कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये आपका यहाँ पे ज्यादा ब्रांचिंग है, तो इसका तो सबसे कम होगा, इस वाले का क्या होगा, सबसे कम होगा। तो हम सी, देखो ये सबसे कम कहाँ पे है, सी वाले का है। तो ये देखो ये तुम्हारा सी वाला, देखो यहाँ सबसे कम थर्ड वाला है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ ब्रांचिंग है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी फर्स्ट वाले का। सबसे ज्यादा किसका होगा, सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में लीनियर दिया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका लीनियर दिया, यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है। तो यहाँ देखो ये बी आर होता है, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, कम होगा। एक लाइन में समझ लो। तो हम चलेंगे सी ऑप्शन के साथ, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाइए, हम आ जाएंगे सिक्स वाले में। क्या कह रहा था, प्राइमरी एल्कील हैलाइड वुड प्रीफर टू अंडरगोज, भैया जो 1 डिग्री एल्कील हैलाइड होता है, मतलब RCH2X, ये आपका डिग्री 1 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि SN1 फास्टर देगा या SN2 फास्टर देगा या एलिमिनेशन देगा या रेसिमाइजेशन देगा। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड विल प्रीफर टू, तो देखो सिंपल सी बात है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड जो होता है वो SN2 को प्रीफर करता है। याद करो कि इसमें जो होता है RX और न्यूक्लियोफाइल एक साथ जाते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को दोनों डिसाइड करते हैं, ये आपको समझना होगा। इसका मतलब हम लोग चलेंगे SN2 के साथ, ठीक है। इसके बाद सातवें वाले पे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड विल अंडरगोज SN1, अभी मैंने बताया SN1 का केस, अभी मैंने बताया SN1 का केस, अभी मैंने बताया कि जैसे SN2 में मैंने बोला वैसे SN की कहानी होता है। भाई देखो SN1 में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, यानी यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो RX पे डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि R जो होता है वो 3 डिग्री ज्यादा होता है 2 डिग्री की रिएक्टिविटी और 1 डिग्री में। तो देखो R SN1 किसको फेवर करेगा, जहां पर आपका 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री ज्यादा होगा तो SN1 उसको फेवर करेगा। इसका मतलब कि आप जो जाओगे वो डी वाले में जाओगे। डी वाले में देखो यहाँ पे थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, एक्चुअली ये क्या है, ये आपका 3 डिग्री है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, 3 डिग्री कहलाएगा, 3 डिग्री CL है। तो 3 डिग्री SN1 को फेवर करता है भाई, और 2 डिग्री जो 1 डिग्री होता है वो किसको फेवर करता है, SN2 को फेवर करता है। तो हम चलेंगे डी ऑप्शन के साथ, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ हम आठवें वाले सवाल पे आते हैं। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। भाई ये भी देखो सवाल अच्छा सवाल है, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है। इसका मतलब बोर्ड आपको पेपर में बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड सवाल देता ही देता है, इसमें कोई इफ बट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। भैया देखो बॉइलिंग पॉइंट का जो फंडा होता, अभी मैंने बताया कि ब्रांचिंग कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा, और ब्रांचिंग ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, पहली बात। दूसरी बात हम बात करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर हमको लगता है कि ये मॉलिक्यूलर मास वाला ही फंडा है यहाँ पर। तो मास बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे यहीं पे हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। देखो ये आपका आयोडो है, ये आपका ब्रोमो है, ये आपका क्लोरो है, ये आपका ब्यूटेन है। यानी ब्यूटेन तो सब में है, 4 कार्बन तो सब में है, देखो 4 कार्बन सब में है, 4 कार्बन। बट बेटा आयोडीन का ज्यादा मास होता है Br से, एंड देन आफ्टर Cl का, और देन आफ्टर Af का। तो आप देख सकते हो कि आयोडीन सबसे ज्यादा है, Br और इसका, यानी ए के साथ हम लोग चलेंगे। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये कहानी है, आप अच्छे से देखिए समझिए, कोई इसमें डाउट है, कहीं जल्दी जल्दी में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आप इसको बता सकते हो, आप हमको
कमेंट बॉक्स में यूज करके इसको समझा। तो एक पेज आपको क्लियर हो गया, डन है। मैं दूसरे पेज पे चलूं, चलो मैं दूसरे पेज पे चलता हूँ, नेक्स्ट वाले पे। तो चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। एक तो मैंने बता ही चुका हूँ, एक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब मैं इस वाले 9th वाले सवाल पे ले चलता हूँ आपको। 9th वाला क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन विल अकर। अरे भाई हेलोजन एक्सचेंज कहाँ होता है, हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन भी नहीं करा सकते हैं, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन तो करा नहीं सकते हैं। तो जब डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराएंगे तो मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो जब आप एक्सचेंज करोगे तो देखो ये आयोडीन है, ये Cl है, कुछ नहीं हो सकता, एक्सचेंज नहीं कर सकता। ये F है, ये Cl है, ये भी नहीं एक्सचेंज हो सकता। ये F है, ये Br है, नहीं एक्सचेंज हो सकता। लेकिन ये Cl और ये I है, इसको एक्सचेंज कर सकता है। यानी इसका मतलब कि Ri प्लस NaCl ये बन जाएगा। इसका मतलब हम लोग सी ऑप्शन के साथ, सॉरी हाँ, सी ऑप्शन के साथ चल सकते हैं। इसके बाद आ जाइए 10वां सवाल। 10 वाले सवाल में आ जाओ। 10th वाले सवाल में आपको चलना है, 10th वाले सवाल में आपको चलना है। 10th वाला सवाल क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए। 10th वाले सवाल में क्या बोल रहा है, इसको आपको क्लियर है। देखो करा कि टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल बहुत सही। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि किसी एक न्यूक्लियोफाइल को हटाना है मुझे, वो भी बेंजीन रिंग के साथ। भाई बहुत खतरनाक काम कर रहा है। देखो अगर हम डायरेक्ट यहाँ OH का रिएक्शन कराएं तो भाई जिंदगी में ये नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि आप भी जानते हो ये बात कि यहाँ पर लोन पेयर होता है और ये रेजोनेंस के थ्रू प्लस R के थ्रू ये क्या करता है, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड डेवलप कर देता है। और मल्टीपल बॉन्ड डेवलप करने की वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। ये बहुत मजबूत बॉन्ड हो जाता है, इसीलिए ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, यानी यहाँ रिएक्शन नहीं हो सकता है। हाँ हीट कर दे तो शायद हो सकता है, या इस बॉन्ड को वीक कर दिया जाए तो हो सकता है। तो इसके लिए तरीका क्या है, हम अगर यहाँ पर बेटा Cl है मान लो, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा दे, क्लियर है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा दे और यहाँ पे खूब ताकतवर ग्रुप लगा दे, तो बेटा क्या करेगा, ये लोग इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, खींचेंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और वीक हो जाएगा तो आसानी टूट जाएगा ये बॉन्ड इजीली। ये भी बॉन्ड टूट जाएगा, ये भी बॉन्ड टूट जाएगा, ये भी बॉन्ड टूट जाएगा। भाई देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ, आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये तो बड़ा खतरे वाली बात है भाई, ये तो और मजबूत कर रहा है। लेकिन यहाँ खींचने वाले लगे, देखो एक खींचने वाला, एक खींचने वाला, एक खींचने वाला। तो जितना ज्यादा -R वाले या -I वाले ग्रुप लगे रहेंगे, उतना ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते जाएंगे और बॉन्ड क्या होता जाएगा, ये बॉन्ड आपका वीक होता जाएगा और इजिली न्यूक्लियोफाइल उसका बना लेगा जगह। मतलब OH आयन यहाँ इजिली चला जाएगा और फिर यहाँ पर आपका OH आ जाएगा, यहाँ NO2 तो रहेगा ही। एक्चुअली इस NO2 के वजह से ही ये तो सारे रिएक्शन हो रहे हैं। तो जितना ज्यादा NO2 रहेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप रहेगा, उतना तेज इसका रिएक्शन फास्ट होगा। तो देखो 4th 3rd 2nd 1st के साथ हम लोग चलेंगे, क्लियर है, डन है। अब हम लोग चलेंगे 11th में। 11th में क्या कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जांपल ऑफ वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो देखो एक्चुअली इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको करेक्शन कर देता हूँ। ये PDF में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा करेक्शन में दिक्कत हो गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें एक्चुअली लिखा क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला जो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ए ऑप्शन जो लिखा है, ये लिखा है C6H5CH2 Cl प्लस CH3Cl और यहाँ लिखा है सोडियम ईथर मिलाया गया है। बी वाला ऑप्शन जो लिखा है बेटा, ये आपका C6H5CH2Cl और C6H5Cl लिखा है और यही रिएजेंट लिखा है। तीसरा सी वाला बेटा जो लिखा हुआ है वो C6H5
Cl प्लस CH3Cl और यही वाला है लिखा है, और डी नन ऑफ दीज लिखा हुआ तो दिख ही रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा जो है इसमें ऊर्ज फीटिंग रिएक्शन होता है, कौन सा इसमें ऊर्ज फीटिंग रिएक्शन होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऊर्ज फीटिंग रिएक्शन में आप अच्छी तरीके से जानते हो कि एक जो होता है ऊर्ज का रिएजेंट होता है और एक जो होता है फिटिंग का रिएजेंट होता है। तो आप देख सकते हो कि ये देखो, ये भी फिटिंग का है, ये भी फिटिंग में आ जाता है, ये फिटिंग का है और सॉरी ये ऊर्ज का है और ये फिटिंग का है, ये सॉरी ये मिथाइल क्लोराइड ऊर्ज का है और ये आपका क्या है, फिटिंग का है। देखो बेंजिल क्लोराइड, तो इसमें हम लोग सी के साथ चले जाएंगे, सी वाला मुझे सही दिख रहा है। यहाँ देखो पढ़ोगे तुम ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग, ऊर्ज में क्या होता है, दोनों यही होते हैं ये वाले, और फिटिंग में क्या होता है, दोनों ये वाले होते हैं। और ऊर्ज फिटिंग में क्या होगा, एक ऊर्ज होगा ये मिथाइल क्लोराइड और एक फिनाइल बेंजल ये फिनाइल क्लोराइड होता है। तो ये दोनों मिलकर के आपका टोलुइन का फॉर्मेशन करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम सी के साथ यहाँ चलना पड़ेगा मुझे। अब आ जाइए यहाँ डिस्क्रिप्टिव सवाल पे, 2 नंबर का सवाल है ये, आईपीएससी नेमिंग कर रहा है, बहुत शानदार है। ये देखो 1 2 और आपका 3, तो सिंपल सी बात है भाई कि 1 2 3 में 1 डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी देना ही है आपको है। तो यहाँ पे देखो तीसरे पर ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो हो जाएगा बेटा। उसके बाद हो जाएगा दूसरे नंबर पर आपका, दूसरे नंबर पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ, प्रोप 1 इन हो जाएगा, ठीक है, या प्रोपीन आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी क्लियर है। What happen when chloride is passed through the boiling toluene in the presence of sunlight? बहुत शानदार सवाल है भाई, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए समझाया है। इसके बिफोर वाले सवाल में अभी ऊपर ही मुझे याद है मैंने आपको बताया इसके बारे में, है ना। तो ये आपसे कुछ पूछ रहा है। तो देखो एक बात बता दूं कि जब टोलुइन है, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये आपका है टोलुइन एक्चुअली, और टोलुइन में Cl2 गैस पास किया जा रहा है, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में, ये ध्यान दे दीजिएगा। तो एक बात आपको बता दूं कि जो सनलाइट होता है ये फ्री रेडिकल जनरेट करता है, ठीक है, फ्री रेडिकल जनरेट करता है। तो यहाँ पर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और यहाँ पर जो कार्बन होता है यहाँ बेंजीन पे sp2 होता है। तो भाई फ्री रेडिकल sp3 को टच करता है, sp2 को नहीं टच करता है, यहाँ पर आपका क्लोरीनेशन हो जाएगा और बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर वाले किसी न्यूमेरिकल में किसी कौन सवाल में मैंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। 14 वाले पे आ जाओ, राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द कंपाउंड व्हेन ए विथ फॉर्मूला ऑफ C2H8 इज। देखो C2H8 नहीं है, ये एक्चुअली C2H8 लिख रहा हुआ है, इसका मतलब कि कुछ न कुछ इसमें मिसिंग है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। देखो एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा मिसिंग लग रहा है मुझे, एक्चुअली होता होगा क्या, होना या क्या चाहिए, एक मिनट, यहाँ पे होना ये चाहिए, थोड़ा करेक्शन आप लोग करना पड़ेगा। यहाँ पे जो दिया होना चाहिए वो आपका ये होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ये होना चाहिए आपका CH3 टोलुइन। तो 6 एक 7, तो 1 2 3 4 5 3 8, एक्चुअली ये होना चाहिए आपका कुछ, देख लीजिए करेक्शन में, ये होना चाहिए C7H8 होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो कोई बात नहीं है, आप करेक्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि भैया Cl2 गैस पास किया जा रहा है और पास करने के बाद इसको FeCl3 दिया जा रहा है। तो भाई आप जानते हो FeCl3 क्या बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, Cl+ बनाता है। तो सिंपल सी बात है, अभी इसके ऊपर वाले सवाल में हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये हो जाएगा आर्थो पे Cl आ जाएगा
और ये आपका क्या आ जाएगा, एक पैरा पे Cl आ जाएगा। ये वाला सवाल हो जाएगा। आर्थोक्लोरोटालोइन और पैराक्लोरोटालोइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है 14th वाला। यानी ए आपका जो होगा, ये जो है वो C7H8 ही है। ठीक है, 15th वाले पे आ जाइए। ये देखो मार्कोनी काफ का रूल आप लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से पता होगा, बताया भी गया है। ठीक है, आपने अपने लेवल पे पढ़ा भी होगा, है ना। तो उसी की ये सवाल है बेटा, उसी का न्यूमेरिकल है, आपको उसी पैटर्न पे चलना होगा। तो देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो करेक्शन है, मैं बता देता हूँ क्या दिया है यहाँ पे। मेरे पास वो पेज है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ये है। तो भाई मार्कोनी का नियम लगा दो ना, मार्कोनी काफ रूल लगा लो बेटा। ठीक है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी आपके पास है, आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये प्लस माइनस है। तो भाई देखो ये प्लस बनाएगा तो 2 डिग्री कार्बन बनेगा, 2 डिग्री कार्बन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे अगर प्लस लगाओगे तो 1 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री की स्टेबिलिटी कम होती है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है ये प्लस हटा देंगे हम लोग, ये वाला प्लस हम लोग हटा देंगे। ठीक है, ये वाला प्लस हटा देंगे, इससे नहीं मतलब हमको है। ठीक है, तो ये प्लस यानी मार्कोनी ने क्या कहा कि नेगेटिव पार्ट कहाँ ऐड होता है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड में, अनसिमेट्रिकल जहां पे हाइड्रोजन कम होता है। भाई मुझे इतने से मतलब है, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ हाइड्रोजन अपने पास 2 है और यहाँ हाइड्रोजन अपने पास 1 ही है, यानी Cl कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CHCl और ये CH3 बन जाएगा, ये 2 डिग्री हो गया। अच्छा, आप अगर 1 डिग्री वाला बनाओगे तो स्टेबिलिटी तो कम होगी, तो माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा भाई। ये आपका कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री की स्टेबिलिटी कम होती है, 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसीलिए ये आपको क्या दिखाना है, मेजर दिखाना होगा, और ये आपको क्या दिखाना होगा, माइनर दिखाना होगा। क्लियर है, तो आपका ये वाला सवाल भी हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं 16th वाले सवाल पे। ठीक है, तो 16th पे चलते हैं। ये बात क्लियर हो गया, मैं आपको पर डे एक एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और आप इसको ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझो, तो आपका इंप्रूवमेंट होगा, ये गारंटी है। मिंट बाई कायरलिटी, अरे भाई कायरलिटी का मतलब कायरल कार्बन, कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता है कि कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी होती है वो सब पे अलग अलग ग्रुप लगा हो, सारे ग्रुप अलग अलग लगे हों तो वो जो कार्बन होता है बेटा वो कायरल कायरल कार्बन कहलाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे Br ले लीजिए, यहाँ पे CH3 ले लो बेटा, ये H हो गया, I ले लो, यहाँ H ले लो, तो ये चारों ग्रुप क्या हो गए, अलग हो गए। तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन। या आप यूं बोल सकते हो कि जो अनसिमेट्रिकल होता है, सिमेट्री नहीं होता है, उसे हम कायरल कार्बन कहते हैं। देखो ये ड्रॉ करोगे तो इधर H इधर CH3 अलग हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो हम लोग क्या हो जाएंगे, 16 भी कंप्लीट होगा। 17 पे आते हैं बेटा, 17 पे, 17 क्या कहता है ये आपको ध्यान देना होगा। देखो, What happened when iodoform is heated with silver powder? Write the chemical reaction। यानी अच्छा सवाल है, आयोडोफॉर्म की बात कर रहा है ना। तो भाई ये बताओ आयोडोफॉर्म क्या कहलाता है, या फर्स्ट ईयर में पढ़े हो इथाइन बनाने के लिए। तो आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला मैं मान लू CHI3 ले लेता हूँ। ठीक है, और 6 Kg लेकर के, और इसको क्या कर रहा हूं मैं, I3 यहां लिख देता हूं, CHI3। ये हीट किया जाता है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सिल्वर हीटेड, तो यहाँ पे हीट कर दो। तो यार आसान सी बात है ना, यहां से ये आपको निकाल देना होगा, 3 आयोडीन निकालोगे तो 3 बॉन्ड भी बनेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 6AgI, तो क्या बन गया यहाँ पर, ये बन गया एसीटिलीन। डन है, क्लियर हो गया, तो ये भी आपका हो गया। अच्छा, इनैंसियोमर पूछा हुआ है। देखो इनैंसियोमर क्या होता है बेटा, इनैंसियोमर को समझ लो, आसान है। देखो अगर हम इस कंपाउंड को हम मिरर के सामने रख दें, इस कंपाउंड को हम मिरर के सामने रख दें
और मिरर इमेज में H अलग आ जाएगा, CH3 राइट साइड में आ जाएगा, OH और Br अपने पोजीशन पे हैं, आप देख सकते हो। तो H इधर है और CH3 है। ये दोनों जो होते हैं बेटा वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, और जब नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इन्हीं दोनों को क्या बोलेंगे, इनैंसियोमर। इसी को हम इनैंसियोमर बोलेंगे, है ना। तो ये आपका हो गया। फिर क्या करा, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द ट्रीटमेंट ऑफ आइसोब्यूटाइलीन विथ HBr। वही मुझे लग रहा है कि मार्कोनी काफ वाली कहानी यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो देखो ध्यान से, आइसोब्यूटाइलीन का मतलब क्या होता है बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या है CH3 और यहाँ पर आ जाएगा HBr। अब मेन वही बात है, मार्कोनी काफ का रूल। मार्कोनी काफ रूल क्यों बेटा, अनसिमेट्रिकल है। अच्छा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। तो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होता है कार्बोकटायन से और 1 डिग्री का कम। तो जाहिर सी बात है यहाँ कार्बोकटायन बनना ही बनना है। तो Br कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम होगा तो यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा। इसका मतलब आपको जो मिल जाएगा वो Br यहाँ चला जाएगा, CH3 और यहाँ पर CH3। तो देखो डिग्री बदल गया। यही तो मेजर होगा। माइनर आपका 1 डिग्री में आ जाएगा, माइनर आपका ये आ जाएगा। माइनर पे विशेष ध्यान आपको नहीं देना है, ये आ जाएगा Br, ये आपका 1 डिग्री हो जाएगा। तो मुझे इसकी बात नहीं करनी है, ये आपका माइनर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 18 हो गया। 20 देखो, एक सवाल आपका एसर्शन वाला बेटा जरूर आता है, तो एसर्शन वाले सवाल को जरूर ध्यान देना है। क्या कर रहा है, इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एल्कोहल एंड थायोनिल ईथर। अरे भाई, ROH प्लस SOCl2 स्वाट रिएक्शन की बात कर रहा है ये शायद। तो यहाँ पर अदर रिएजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड द अल्कोहल एंड थाइनिल क्लोराइड इज प्रीफर्ड। मतलब R यहाँ पर Cl बनाने के लिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो क्या कर रहा, द अदर टू प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सेप्ट एल्किल हैलाइड आर स्कैप। बिल्कुल स्कैप होगा यार, बिल्कुल स्कैप होगा, पागलपंती नहीं करना है। यहाँ पे देखो, इसको काट दो, यहाँ Cl यहाँ Cl बीच में SO, तो RCl तो बनेगा ही, प्लस SO2 भी तो बन रहा है। यहाँ देखो, ये SO2 तो बन रहा है और एक बन जाएगा HCl। तो भाई ये भी गैस और ये भी गैस, तो 2 गैस स्कैप होना चाहिए, यहाँ पे बोल रहा है वही। अब आ जाओ, क्या कह रहा है कि हाँ ठीक है, इसका मतलब बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। यहाँ बोथ A एंड R करेक्ट बट R इज नॉट एक्सप्लेनेशन। तो देखो बिल्कुल आसान है भाई, इसमें क्या कर रहा है, एल्किल हैलाइड बन रहा है, चलो बन रहा है। एल्कोहल मैंने लिया, चलो एल्कोहल लिया। थायोनिल क्लोराइड लिया, चलो थायोनिल क्लोराइड लिया। तो ये एल्किल हैलाइड तो बन ही रहा है, प्लस SO2 और HCl भी बन रहा है, बिल्कुल सही है। तो यार सीधे सीधे हम A के साथ जाएंगे, सीधे सीधे हम A के साथ बन जाएंगे। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको पूरा डिटेल आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आपको जो है ये बात क्लियर हो गया होगा, जितना मैंने आपको बताया है, जितना भी मैंने आपको समझाया इस PDF से, आपको पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई इफ बट नहीं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप मुझे मैसेज ज़रूर कर दें, और अगर आपको कुछ और भी डाउट पूछना है आपसे टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, केमिस्ट्री में, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो आपका JEE का हो, चाहे आपका एकेडमी का हो, आप मुझे इस नंबर पर मैसेज, चलो अच्छा, आप कमेंट बॉक्स को यूज करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक पेज मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिया। इसी तरीके से कल हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। इसी के बाद हम बात करेंगे एल्कोहल फिनॉल ईथर में। जब एल्कोहल फिनॉल ईथर का मैं कंप्लीट कर लूंगा तो फिर NCERT के जितने भी सवाल हैं बेटा, जितने भी सवाल कन्वर्जन है, रिएक्शन है, वो सारे आपको मैं यहाँ समझा दूंगा रिएक्शन एग्जाम के पहले। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको पूरी पेपर जितनी केमिस्ट्री में एग्जाम में आना है
वो सारा पेपर आपको मैं तैयार करा दूंगा। आप एग्जाम देके जब आओगे तब मुझे बोलोगे कि सर ने आपने रिवीजन सही तरीके से कराया होगा। ठीक है, बस आपको एक विश्वास के साथ मेरे साथ जुटना होगा। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।